बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज जो बहस हो रही थी राहुल गांधी जी के बयान पर, राहुल गांधी जी की ये जनवरी से लेकर तीसरी बिहार की यात्रा, मैंने कहा यात्रा अच्छी बात है, यात्राएं होनी चाहिए और इसमें कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये नहीं थी, बात दरअसल ये थी कि जो बात उन्होंने कही, बोले ये लोग जो हैं, इसमें उन्होंने नाम लिया कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला ये सेकंड क्लास 2M दर्जे के सिटीजन हैं। और जो बात उन्होंने कही कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा कि 50% आरक्षण की नकली दीवार बना रखी, दीवार जो है वो नकली है, अगर आप आरक्षण की इस नकली दीवार को नहीं तोड़ेंगे तो हम गिरा देंगे। ये बातचीत थी, जातिगत जनगणना की बात थी, उसको लेकर बात हो रही थी, तमाम सारे इस मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला था। इमरान मसूद जी, आपका बयान है, सांसद हैं कांग्रेस के, ज्यादा सीट तो देनी ही होगी, गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी ना है। वो इस बात पे कह रहे हैं, आरजेडी के मुद्दे पे कह रहे हैं कि आरजेडी को ज्यादा सीटें देनी होंगी। समंदर में जब तूफान ज्यादा होता है तो छोटी कश्तियों को लहरें खा जाती हैं, छोटी कश्तियों को लहरें खा जाती हैं। ऐसे तूफान में बड़े जहाज की सवारी करनी पड़ती। बड़ा जहाज यानी वो कह रहे हैं कांग्रेस है और आरजेडी को ज्यादा सीटें देनी चाहिए। रहने दीजिए, गठबंधन हम कर लेंगे, एक समय में कांग्रेस ही देश चलाती है। सवाल यह है कि गठबंधन की राजनीति में और गठबंधन की नीति में कितना भरोसा और कैसे, ये तमाम सारे सवाल। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को मैं याद करता हूं तो वहां पे अगर उस समय 69 सीट कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस उसमें केवल 19 सीटें जीत पाई थी। तो अगर गठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था वो कांग्रेस का हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस तथ्य से परिचित है और वहां से ही आप देखिए कि बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही है, बिहार में प्रभारी बदल दिए गए, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी को देखना चाह रही है कि कांग्रेस के कारण से जो नुकसान 2020 की स्थिति में हुई थी वो नुकसान की स्थिति 2025 में ना हो। क्योंकि देखिए, आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जो वहां पे वामपंथी पार्टियां हैं 29 सीटों पर लड़ी, उनका भी प्रदर्शन काफी शानदार रहा, चाहे माले हो या तमाम दूसरे लोग, लेकिन इनका प्रदर्शन खराब रहा। तो हमें लग रहा है उस संदर्भ में ये पूरी कोशिश बिहार में चल रही है और बिहार की जो सबसे गंभीर समस्या है पलायन का मामला, उसको उठा रहे हैं वो। तो इन संदर्भ में उनकी यात्राओं को हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैं खारिज नहीं करता, चुनाव है, चुनाव वाले राज्य में सभी लोग जाएंगे और वहां पे राहुल गांधी भी उस जगह पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं दूसरे संदर्भ में नहीं देखता। हमें लग रहा है कि घटक दल में अगर कोई भी एक कमजोर कड़ी रहेगा तो फिर भाजपा के लिए स्थितियां मजबूत होगी, एनडीए के लिए स्थितियां मजबूत होंगी। बीजेपी, देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर की बात है, हम लोगों को कहना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि 99 में से 64 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जो है अन्य विपक्षी दलों के सहारे जीती है। ये समाजवादी पार्टी के सहारे खड़े, ये खुलेआम कहते हैं अगर हम 7 सीट ना जिताते तो 1-2 सीट बड़ी मुश्किल से जीतते। यही हाल तेजस्वी यादव है, वो भी कहते, क्योंकि सब राहुल गांधी को लाइबिलिटी समझने लग गए हैं। इवन कांग्रेस के भी लीडर राहुल गांधी को लाइबिलिटी, ममता बनर्जी अलग धमक देती हैं, उमर अब्दुल्ला अलग धमक देते हैं, AK स्टालिन वो क्या कहते हैं तमिलनाडु में अलग बोला जाता है। तो जाहिर सी बात, डूबती हुई नाव पे कोई सवारी नहीं करना चाहता है, क्योंकि डूबती हुई नाव है वो, और राहुल गांधी को रियली सब लाइबिलिटी समझते हैं। देखिए, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कहते हैं जब से इमरान मसूद कांग्रेस में लौटे हैं तब से वफादारी साबित करने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपनी नीतियां, अपने नेता और अपने नारों पर। समय समय उठने वाली हिंदू मुसलमान की लहरों का सामना समाजवादी पार्टी ने किया है। तो वो बातचीत के सिलसिले में वो ये INDIA के ब्लॉक में समाजवादी पार्टी जवाब दे रही है इमरान मसूद के। जी देखिए, सबकी अपनी अपनी ताकत है, संगठन है और सबको पता है कि वो किस राज्य में कितनी सीट जीत सकता है, उसकी हैसियत वहाँ पर क्या है, क्योंकि संगठन का विस्तार कितना है वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कारण ये है, मैं अभी की बात आ रहा हूँ, समझ गया ना आप? बिल्कुल समझ गया। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूं कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, जहां पर डेमोक्रेसी है। नहीं तो यहां तो पार्टियां ही चुरा ली जाती है। भैया, महाराष्ट्र गए 2-2 पार्टी चुरा ली, बिहार गए एक RCP सिंह एपिसोड हुआ था 1, अभी RCP सिंह एपिसोड 2 चल रहा है बिहार के अंदर। अब नीतीश बाबू कहाँ हैं मुझे नहीं खबर, लेकिन अगर नीतीश बाबू होश में होंगे तो वो इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि RCP सिंह चैप्टर 2 चल रहा है बिहार में। अब JDU निकलने की तैयारी बीजेपी की है। हम तो अपने गठबंधन के हर साथी को अपने बराबर का समझते हैं और बिल्कुल, अभी आपने कहा ना कि हम उनके बदौलत आए। अरे भैया, 2 सीट वाली पार्टी ये बात बोल रही है, पूरी दुनिया को गठबंधन का पाठ पढ़ाते थे वाजपेयी जी, आज ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। बस इसके बाद आप दलों की पार्टी राइट, प्रभात जी
अभी कुछ चंद महीने गुजरे हैं जो साथी के बारे में बात कर रहे थे ना, दिल्ली चुनाव हुआ है जो है, तो जेठानी और देवरानी क्या किस तरह समझते हैं वो सब ने देखा। दिल्ली जो है राज्य के अंदर जो है, पंजाब में भी जो है देखने को मिलेगा। तो ये कहना अलग है, अगर सही मायने में ये प्री पोल अलायंस इनका हो तो 543 सीटों पे लोकसभा चुनाव पे पहले ही जो है एक सीट पे एक कैंडिडेट हो, लेकिन नहीं रहा। तो लोकतंत्र कहाँ है? ये सही मायने में कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है ना वो ग्रीडीनेस है। इतना ज्यादा जो है महत्वाकांक्षी लोग हैं कि इनका न तो एक नीति है न कार्यक्रम है, इसी वजह से वो चल नहीं पा रहे। जो कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती जी के साथ गठबंधन करने वाले लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं दिल्ली में गठबंधन पर, और वहां क्या था भाई? हमारा अगर सत्ता के प्रति लोलुपता थी तो जम्मू कश्मीर में आपका क्या था? वो लोलुपता नहीं थी। कमाल की स्थिति है आपकी, आप जहां जाओ पार्टी निगल लो, लोगों को निगल लो। देखिए, कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता नेता हो वो कभी कांग्रेस के बारे में नहीं बताएंगे कि हम बिहार चुनाव कैसे जीतेंगे, लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे, दिल्ली का चुनाव कैसे जीतेंगे। वो केवल यही काम करते हैं। अरे भाई डिस्टर्ब मत करो ना, अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा फिर धोती खुलेगी, नाक खुदेगी, बस दिक्कत हो जाएगी। यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। ये होता है कि देखिए यहीं पे समाजवादी पार्टी इनकी इंडिया अलायंस ने इन्होंने इनको औकात दिखा दी कि भाई जिसका जहां पे दम है। कांग्रेस की ये हो गया कि पंजाब में जाते हैं आम आदमी पार्टी पर डिपेंड होना पड़ता है, तमिलनाडु में जाते हैं स्टालिन के ऊपर डिपेंड होता है। पंजाब में गठबंधन हुआ नहीं था। अरे भाई, पंजाब में नहीं गठबंधन हुआ अरे था। एक मिनट, इंडिया अलायंस के पार्ट होना। आप केरल में जाते हैं उसी सीपीआई के साथ अगेंस्ट लड़ते हैं, और वहां पश्चिम बंगाल में जाते हैं सीपीआई के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आते हैं अखिलेश यादव के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। आप राष्ट्रीय जनता दल में जाते हैं तो पता चलता है कि आप वहां पे बिहार में जाते हैं आरजेडी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इनकी दुर्गति ये हो गई है कि उमर अब्दुल्ला अपने यहाँ एक सीट कैबिनेट में नहीं देना चाह रहे हैं, और झारखंड में चुनाव होता मुक्ति मोर्चा उनको एक सिंगल सीट नहीं देना चाह रही कैबिनेट में, किसी तरीके से लटके झटके वहां पे खा रही। राइट। तो सवाल ये है आपसे, सवाल ये है आप, मैं आ रहा हूं, मैं आप ही से पूछा। सवाल ये है कि फिर आपकी नीति क्या है? आप सीपीआई, सीपीएम, फिर आप आम, अरे रुकिए, सवाल मतलब आपका ऐसे आदमी है कि बगैर सवाल सुने जवाब देने लगते हैं, बगैर सुने जवाब। मैं आ रहा, जस्ट वेट। तो सवाल ये है आपसे, अरे भाई सुनिए ना, सवाल ये है आपसे कि आपकी नीति क्या है? सत्ता पाना या देश का निर्माण? अगर सत्ता पाना है तो ये लगता तो ये कि इधर गिराओ उधर लो, और या कि देश का निर्माण। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। पलायन रोको, नौकरी दो, बिहार के चुनाव में हमारी नीति ये है, और उसी पर हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अब इन्होंने जिक्र कर दिया तो इनको इस जानकारी मतलब अरे एक मिनट, 2020 बिहार, अरे एक मिनट क्या? अरे बिहार विधानसभा चुनाव हनुमान बन के घूम रहे थे चिराग पासवान जी। अरे घर से सारा बोरिया बिस्तर फेंक दिया इन्होंने रामविलास पासवान जी का। क्या बात करेंगे ये? क्या फेंक दिया? इन्होंने फेंका रामविलास पासवान जी। आपको सवाल ही नहीं सुनना है, सवाल सुनना नहीं है आपको। मैं आपने आपसे पूछा कि देश निर्माण, मैंने आपसे पूछा देश निर्माण या सत्ता में आना है। नौकरी दो, इससे तो देश का निर्माण होगा जी। तो आप इसी से तो देश का निर्माण होगा। बिल्कुल। अब आपने अपने समय में कितना पलायन रोका था ये भी अलग बात है जी। अच्छा, जंजीर में बंद के नहीं। देखिए कौन किस पे डिपेंड रहा ये बात जरूरी नहीं है। शिवसेना पे ये डिपेंड रहे, शिवसेना पे डिपेंड रहे। महाराष्ट्र में आज की स्थिति ये हो गई कि जहाँ गए ये अमरबेल की तरह हैं, जिस पेड़ पे पौड़े उसी पेड़ को खत्म कर दिया। शिवसेना को खत्म कर दिया, अकाली दल को खत्म कर दिया, नीतीश कुमार को खत्म कर दिया। भाई ये जहाँ जाती बीजेपी उसको खा जाती, पहले उन्हीं के कंधों पे बैठती, फिर खुद सवार होकर के उसका दम टूट जाता। तो इसलिए जी सबको पता है कि भाजपा जब समता पार्टी होती थी तो भाजपा जो बड़ी पार्टी होती थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कम सीट होने के बावजूद भी चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार की घोषणा की थी जो, तो ये बड़ा दिल था कि नहीं था? जो राइट। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? हेलो सर, मैं तो यहीं से हूँ। हाँ। मेरे फादर इन लॉ आपके बहुत बड़े फैन है, वो टीवी देख रहे हैं, उनको हाई कर दो। और बीजेपी ना होना सर तो हमारा देश बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मोदी जी जय हिंद, आप अच्छा कर रहे हैं। आप जा रही हैं क्या? कोई बात। चुपचाप रस्सी के पीछे वेट करो। यहां जान निकली जा रही है, चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, वहां पे डिबेट की बनी है। हाँ जी, बीजेपी जो कहाँ के रहने वाले? मैं तो सर दिल्ली से ही हूँ, पर बीजेपी जो राष्ट्र को सिंचित कर रही है ना, हर पेड़ में पानी डाल रही है, तो बीजेपी डाल रही है। जितनी भी पार्टी हैं सारे चोर इकट्ठे हो गए, सबने लूटने की। हेलो, हाँ जी।
सर मैं ऋषभ वर्मा हूँ, मैं एससी कास्ट से आता हूँ। एससी से आते हैं। हाँ। बिल्कुल, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या करते हैं आप? मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ, एमबीए स्टूडेंट। कहाँ से एमबीए कर रहे हैं? ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर। इंदौर से। अच्छा, किस जगह से आते हैं? मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर से आते हैं, बोलिए। मेरी बात ये है, जो पहले की गवर्नमेंट थी उसने यूथ पे ध्यान नहीं दिया था, उसका नतीजा आज भुगत रहे, और आज की गवर्नमेंट भी यूथ पे ध्यान नहीं दे रही, उसका नतीजा फ्यूचर में भुगत रहेंगे। लाडली बहन अम्मा योजना, ये क्या है? फ्री फंड में श्रीखंड क्यों दे रही है? जो यूथ पे क्यों ध्यान दे रही है? इकोनॉमी पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है चीज? और हम भुगत रहे। कोई इकोनॉमी के लिए कोई खड़ा नहीं होना चाहता इस देश में, सब कुछ फ्री फंड में श्रीखंड। अच्छा, ठीक है। आप एमबीए कर रहे हैं? हाँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, और कोई लड़ने की तैयार नहीं। नहीं, सुनिए। इसके बाद क्या करेंगे एमबीए के बाद? एमबीए के बाद जॉब करूंगा, और जो अपने राइट है उसके लिए लड़ाई करूंगा। हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। लड़ूंगा बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आगे के कुछ समाज के लिए कुछ सोचा है? हाँ, मैंने सोचा है। क्या? मैं एक्चुअली इंदौर से आता हूँ। नहीं, मैंने तो सोच लिया, सुन तो लिया कि आगे समाज में क्या करना चाहेंगे स्वयं के, मतलब आसपास के लिए। अपने अधिकारी ना उनको बताना, ये अपनी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं वोट दे दिया, डेमोक्रेसी का मतलब है क्वेश्चन करो, जो गवर्नमेंट चुनी उससे क्वेश्चन करो। बहुत अच्छी बात। और मुझे पहला सेंटेंस इनका सबसे अच्छा लगा, जो इन्होंने बोला कि मैं इंदौर से आता हूं और मैं एमबीए कर रहा हूं। जो बात सबसे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मैं एससी हूं। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी इनकी, सर आपको दिया ही है, इसी अधिकार को दिया है। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा, लेकिन संवेदनशील बनिए। मैंने आपसे पूछा कि आप अगल बगल में क्या करेंगे? आपने ये भी कहा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सजग हूंगा, अपने अधिकारियों को बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अब तो सवाल ये भी है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके लिए भी मैंने आपकी बात सुन ली, वो भी होना चाहिए। लेकिन समाज में एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो गलतियां हुई उसके लिए शर्मिंदा है, और उसके लिए प्रावधान किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन आपने समाज में समरसता के लिए क्या किया आपने, ये भी जरूर मुझे बताइएगा। ये मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसी देश को ना आपने अनपढ़ कहा, फिर बाद में कहा सुधार किया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप समरस होने के लिए, समाज में समरसता बनाने के लिए आपका क्या योगदान है, यह बहुत जरूरी बात है। ये मैंने आपको कह दिया। आई हैव टेकन योर पॉइंट जी। देखिए, सारी बातें ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए और बात अपनी उठानी भी चाहिए, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, देश अनपढ़ कैसे हो सकता है? इसी अनपढ़ देश ने आपको पढ़ाने के लिए सारा उपक्रम किया, इसी सिस्टम से पढ़ के आप बड़े हुए हैं जी। आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है ये, जहां से विश्व ने ज्ञान लिया। वो देश अनपढ़ नहीं हो सकता है। अपने आपको हो सकता है एक बहुत उतना ना पढ़ा हो व्यक्ति, उसने एमबीए ना किया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको टोका, तब आपको समझ में आया कि इसको अनपढ़ नहीं कह सकते आप। बिल्कुल, ऑफकोर्स करना चाहिए जी। हाँ जी सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है, मैं मेरठ से हूँ बेसिकली। एक मिनट। हाँ जी सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है, मैं बुलंदशहर से हूँ। भाई ने स्टार्ट होते ही ये कहा कि हमारा देश पीछे है यूरोप और यूके से, ठीक है, लेकिन भाई ने स्टार्ट किससे करा? मैं एससी से हूँ। सर ऐसा क्यों होता है कि जो जनरल ओबीसी में होते हैं, इन्हें अगर इनके अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो इन्हें तो लगता है कि हमारी स्किल्स में कमी है, और अगर एससी और एसटी अनएम्प्लॉयड रह जाता है तो ये सीधे सरकार पे वो मार देते हैं। ये नहीं दिखता कि बिहार में तो बहुत सालों से कोई और सरकार भी थी, तो अब तक ये एमबीए करके भाई यहाँ क्या कर रहा है? एमबीए में तो फर्स्ट सेकंड ईयर में इंटर्नशिप भी लग जाती है, भाई यहाँ क्यों कर रहा है? अपनी नौकरी पर जाना फिर। नहीं, ये गलत। ये बिहार से नहीं है, ये इंदौर से है। और मैं एक मिनट को, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये सबसे पहले इनको नौकरी मिले और ये समाज के लिए कुछ करते हुए नजर आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। मैंने बात खत्म कर दी। हाँ जी। नहीं, देखिए, एक चीज जो पूरा मामला उठ रहा है, आपने जो सवाल उठाया कि कैसे समरसता की स्थिति कैसे आएगी, सबों के बीच में कैसे होगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि इसी के लिए जो पूरा प्रयास है ना, राहुल गांधी का जो पूरा मामला है, जो उसमें हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट खंड में, कि आपको जिन लोगों को लाभ मिला है। देखिए, जातिगत जनगणना का मामला बहुत छोटा सा मामला नहीं है, और मामला केवल यह भी नहीं है कि हम केवल जो है कि 50% के दायरे को बढ़ा देंगे। अगर उसमें से कुछ वर्ग जिनको कि काफी ज्यादा लाभ मिल गया और अब लग रहा है कि उनको लाभ की जरूरत नहीं है, तो आपको हटाने की जरूरत है, नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो क्या इसकी जरूरत नहीं है कि मैं पूछूं कि एक 95% वाला व्यक्ति जिसका एडमिशन नहीं हुआ, उसको यह जानने का हक नहीं है कि इस देश में कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को और कितने फीसदी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला? क्या मुझे इन 50 सालों में, 75 सालों में या 70 सालों में ये जानने का अख्तियार नहीं है कि कितने लोग आखिर इस आरक्षण का लाभ पाकर
पापा, बाबा, चाचा सब पहुंचे, तो क्या त्याग कहां पे है ये जानने का अधिकार नहीं है? आपका एक सवाल काफी गंभीर है और उस सवाल का उत्तर ही जातिगत जनगणना के भीतर ही छुपा हुआ है। आखिर वो आंकड़े 140 करोड़ की आबादी है, हम अपने 4 पड़ोसियों के घर में सर्वे करके हम आंकड़े नहीं जमा कर सकते। वो आंकड़े जमा होंगे घर घर जब सरकार अपनी मशीनरी से पूरे माध्यम से गहनता के साथ उन आंकड़ों माफ को करिएगा जुटाएगी, हुजूर आली, सर वो। माफ करिएगा, आज आपने जवाब राजनीतिक दृष्टि से दिया है। नहीं, आप आंकड़े मैं आप जब आंकड़े लेते हैं तो उसके बगल का नारा आप ये लगाते हैं, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल नहीं। आप ये कहते हैं कि मैं जनगणना इसलिए जातीय जनगणना इसलिए कराना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को देना चाहता हूं इख्तियार जिनको मिला ही नहीं, जो हाशिए पे रहे, आरक्षण होने के बावजूद जो अति पिछड़े हैं उनको देना चाहता हूं, तब तो समझ में आता। लेकिन आप ये नारा तब भी ये लगाते हैं। जी प्रतीक जी, बार बार जो है भ्रमित करने का प्रयास होता है कि जाति की जनगणना हो जाएगी तो लाभार्थी एक्चुअली जो है ना सामने आ जाएंगे। अरे भैया कैसे हो जाएंगे? आज मान लीजिए एससी कोटे से कोई भी एक्स व्यक्ति अगर लाभ ले रहा है तो ऐसा तो है नहीं जनरल कैटेगरी वाला उस पर डाका डाल रहा है। अरे जब ये पता लग जाएगा कि इतनी संख्या है, बजाय उसके ये जानने की आवश्यकता है कि आरक्षण से कितने लाभान्वित हुए हैं परिवार, तो जो क्रीमी लेयर है वो अभी भी जो है पूरी तरह डिफाइंड नहीं है। स्पष्टता कब होगी कि जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल गया है सही मायने में वो उसको जो है दोबारा लाभ न मिले उस जनरेशन को, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है। 144 करोड़ की आबादी में आप ये सोचें सीमित संख्या में नौकरियां हैं, लगभग जो है 7% के आसपास आप जो है वो दे सकते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में भी आमूलचूल परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा और मैं इस बात का बिल्कुल पूर्णतः हिमायती हूं कि जाति बंधन तोड़ो और समाज को जोड़ो। बिल्कुल यकीनन और आप इसको, वरना समाज को अगर एकजुट रखना है तो बहुत सारे सामाजिक चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा प्रतीक जी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, समरसता जो है ना वो शादी संबंध और जो रिश्तों से पैदा होती है, न कि जो है आपके आरक्षण से पैदा हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे घर में जो है मैं कोई दलित जिसके घर में कई आईपीएस है, कई आईएएस है, वो सामान्य तौर पे अपने बहन बेटे के लिए रिश्ता अगर खोजेगा या अपने बेटे के लिए रिश्ता अगर खोजेगा तो अपने समकक्ष या उससे उच्च उसमें देखेगा। वो ये तो नहीं देखेगा कि मुझे मेला ढोने वाले परिवार के यहाँ से बेटी मिल जाए। जब तक सामाजिक समरसता का मतलब ही यही है कि शादी संबंध अगर आप जो आर्थिक तौर पे जो नीचे हैं परिवार या जो पिछड़े हैं उनके साथ अगर आप सब मेल मिलाप नहीं करेंगे, ठीक है पॉइंट। हाँ, दुबे जी वही भाषा बोल रहे हैं जो 2020 में आदरणीय मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव के समय में कहा था। ये समीक्षा चाहते हैं, 2015 समीक्षा चाहते हैं। अरे किस चीज की समीक्षा चाहते हो? और आप जो कह रहे हो समरसता की बात और बार बार विवाहेतर संबंध की आप बात कर रहे हो, इक्वलिटी इसलिए दी गई थी और आर्टिकल 16 यही तो कहता है कि सबको समान अधिकार मिले। समान अधिकार का मतलब ये होता है दुबे जी, ये समझने की आवश्यकता है। आप तो यहाँ खड़े हो और एक नीचे खड़ा है, तो उसको यहाँ तक पहले पहुंचाओगे जब तो समानता की बात होगी दुबे जी। तब तक ये जो सवर्ण के प्रभु हैं ये क्या करें? तब तक आइए क्या नहीं, तब तक ये क्या करें? आप तो समानता का अधिकार समझा दिए हैं ना। इनकी ये क्या करेंगे? इनका क्या दोष है? इनका दोष क्या है? अरे मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, किस बात का आप दोष कह रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि संविधान की दीवार तोड़ो। मैं बता रहा हूँ, हाँ। मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्गों को दिया, तोड़ी ना दीवार। आज राहुल जी वही तो कह रहे हैं। अरे रुकिए आप जवाब नहीं सुनिए, अब बहस बहुत तीखी है। हैं। अरे रुकिए, इनके लिए आप ये क्यों कहते हैं कि मुस्लिम के लिए आरक्षण होना चाहिए? चंद्रबाबू नायडू जी जब कह रहे हैं तो ये तो उनके साथ सरकार में जब हाई कोर्ट में ये तो रिलीजन के आधार पे देना चाहते हैं ना आप। नहीं, आप रिलीजन के आधार पे देना चाहते हैं ना। रिलीजन की बात कहाँ है? यहाँ जातिगत जनगणना की बात इसलिए की जा रही है कि ये कह रहे हैं आईएएस आईपीएस है तो आईएएस आईपीएस वाले ही करेंगे शादी। अरे उनको बनाने के लिए ही तो जातिगत रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि उनको समाज में उस स्तर तक पहुंचाना है कि उनके साथ कोई भी शादी विवाह का संबंध स्थापित करे। और आजकल मुझे ये बताइए पांडे जी कि त्याग एक तरफ से होगा या दोनों की तरफ से तैयारी है? मैं दोनों तरफ की तैयारी की बात कर रहा हूं। उधर से क्या तैयारी है? बाबा साहब नहीं, उन्होंने तो सवाल पूरा नहीं पढ़ा आपने। उन्होंने सवाल, अरे हाँ रुकिए, उन्होंने सवाल ये भी कहा कि क्या वो तैयार हैं अति दलित में जाने के लिए? कौन वो? और इनके पास मशीनरी कहाँ है? अरे किस मशीनरी की बात कर रहे हैं? खड़गे जी मेला वाला के यहाँ शादी करने को तैयार हैं? अरे भैया ये खड़गे जी क्या नाम जो अपने परिवार में मेला ढोले वाले अरे दुबे जी नहीं चलेगा ये। अरे क्यों नहीं? ये नहीं चलेगा जो आप बना रहे हैं। हाँ क्यों नहीं? तैयार है आप लेके जाओ। मैं कह रहा हूँ तैयार है आप लेके जाओ। संविधान खतरे में। ये वही सेंटेंस है, बिल्कुल संविधान खतरे में है जी। हाँ
जी बहस करा लो। देखिए सिर्फ मैं 10 सेकंड भारत की वर्तमान स्थिति की बात करके उसके बाद इन भाई साहब का उत्तर बहुत अच्छे से दूंगा। भारत की आज अर्थव्यवस्था तीसरे जगह पे जाने वाली है। भारत अगर कहीं यूक्रेन का युद्ध हो रहा, कहीं इजराइल का युद्ध हो रहा, चाहे उसमें वर्ल्ड बैंक के चीफ कहते हो, चाहे IMF की चीफ कहती हूँ कि भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होने वाली है। भारत क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा आगे, अगर 28-29 किलोमीटर पर डे रोड का निर्माण करती है, मल्टीपल एयरपोर्ट्स बन रहे, तो जाहिर से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन वाली बहस नहीं। दूसरी बात आती है जब रिजर्वेशन अन्य चीज़ों, देखिए कांग्रेस के मुंह से थरथराई लगती है जब ये सब बोलते हैं। ये क्या करने गए, जैसे होता है ना सेल्स वाला आदमी जाता है, वो दिखाने जाता है भैया हमारे पास बड़े कस्टमर हैं, तो वहां पे अरे भैया मैंने बोला नहीं ना आपको, आप लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है जब मैं डेटा वाइज बात रखता हूँ? भाषा है हम भी वैसा भाषा प्रयोग करना, फिर अभी नाक खोदने वाली बात करूंगा, फिर आपकी चियाई नहीं। हम दूसरी बात शुरू कर देंगे। अब आप फिनिश कर लीजिए। 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए बहुत मतलब इंटरप्ट करता है ये आदमी हमेशा। देखिए मैं बिल्कुल 1 घंटा सुनता रहता हूँ आपको। आप बोल ही नहीं रहे भैया। मैं ये थेथरी बिहार की भाषा है, बिहार में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां तो आम बोलचाल भाषा में है। ज्यादा बोलने वाला मतलब ज्यादा बोलने वाला कहते, चलो ठीक है, ज्यादा बोलने वाले राहुल गांधी जी वहां पे केवल निगोशिएशन करने जा रहे हैं। ये सब तमाम उनको ना रिजर्वेशन से अमेरिका में जाके कहते हैं रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, और वहां पे जाके कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं तो सीधा पूछता हूं कि भाई दलितों कितना सम्मान आप करते हैं, तो रामनाथ कोविंद जी को आपने समर्थन क्यों नहीं दिया? वो भी दलित थे। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कितना सम्मान करते हैं, तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपके ही नेताओं ने, आपके प्रतिपक्ष के नेताओं ने क्यों अभद्र भाषा की टिप्पणी की? अगर आप दलितों की इतना सम्मान करते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी जगह किसी और दलित को बनाते। आप दलितों की जिनका ये नाम ले रहे हैं, मैं सिंपल बात कहूंगा। नहीं सिंपल है, सीधा सीधा बोलो। राम मंदिर के उद्घाटन में कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया? इसे कहते हैं कि इसे बिल्कुल आपने कहा, इसे कहते हैं ठटराई, इसे कहते हैं ठटराई। चुनाव जीत लो, सत्ता ले लो, लबर दबा। इसे कहते हैं सत्ता, इसे कहते हैं सत्ता। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, सत्ता नहीं आना चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए। एक मिनट चुप रहे, सत्ता मिल जाए, बस सत्ता मिल जाए, और सत्ता के लिए कुछ भी हो जाए। भाई तुम्हारी पार्टी का दलित और होगा, मेरी पार्टी का दलित कुछ और होगा। तुम्हारा दलित जो है ना वो बीजेपी वाला, मेरा दलित कांग्रेस वाला। जो कांग्रेस का दलित है वही दलित है, बीजेपी वाला दलित कहेगा नहीं जो मेरा दलित है वो मेरा। ये तो खाने में बटे हुए लोग हो और ये बात बता रहे हो, समझाने आए हो जी। राष्ट्रपति का चुनाव होता तो जम के पानी पी के गरियाते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं?